सब ओके है, हेलो, सब ओके सब भाई। ओके। पीपीटी वगैरह सब दिख रही है, ओके आ रही है साउंड। करोगे? हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो, साउंड इज ओके? हेलो, फ्राइडे को क्लास नहीं हुआ था भाई। ओके, अब ये जो क्लास है फ्राइडे वाला, ये हमारा जो बैक है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं वो वाली क्लास, एक सेकंड, ठीक है। जो फ्राइडे वाला क्लास है हम लोग वो पढ़ेंगे, बीच में मैं एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको कंप्लीट करूंगा, जिससे कि हमारा जो ये बना हुआ है स्केड्यूल वो बिगड़े नहीं। और ये जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी की क्लास है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी की क्लास भी हम लोगों की ये रीनेम हो जाएगी, गवर्नमेंट स्कीम के नाम से करूंगा। ओके, ठीक है। तो डोंट वरी, आज जो टॉपिक होने वाला है वो इंटर रिलेटेड नहीं है, जो भी स्टूडेंट जो पहली दफा जुड़ रहे हैं उनके भी समझ में आएगा। ओके, बट फोकस करिएगा। अभी तक मैंने जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम कराई है, सरकारी योजनाएं कराई हैं, उसमें कोई डाउट रहा है किसी को? मैंने जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम कराई है उसमें किसी को डाउट रखा है? कोई दिक्कत रही है? एवरीथिंग वाज क्लियर? ओके, सब कुछ क्लियर था? चलिए, बहुत बढ़िया। हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था एक बार जरा उसको देख लेते हैं यहाँ पर। और ये पोषण अभियान हम लोगों का हो गया था, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो गया था, प्रधानमंत्री ये माइक्रो क्रेडिट पीएम स्वनिधि योजना हो गया, व्यय वंदना योजना हो गया था डिटेल में, मुद्रा योजना हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने किसान सम्मान निधि योजना भी पढ़ लिया था डिटेल में, मानधन योजना भी हो गया था ये, मानधन योजना के अलावा किसान मानधन योजना हो गया था, ठीक है। लघु व्यापारी मानधन योजना भी हो गया था, ठीक है। ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना भी डन हो गया था, अटल भूजल योजना भी, अटल भूजल योजना डन था ये, अटल भूजल योजना ग्राउंड वाटर लेवल के लिए, अटल भूजल योजना, यस सर, ओके। प्रधानमंत्री जनधन योजना भी डन हो गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। और ये रह गया भारतीय जनौषधि परियोजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, ओके, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि, ये करेंगे। बट उससे पहले चलते हैं इलेक्ट्रल। अभी और भी गवर्नमेंट स्कीम हम लोग पढ़ते रहेंगे, जितनी अपडेटेड आती रहेंगी उनको भी हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। डोंट वरी, बीच बीच में ओके सर, म्यूचुअल फंड सब कराऊंगा, डोंट वरी। अब जरा समझने की जरूरत है, असल में है क्या कि होता क्या है कि जो जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी को बहुत लोग डोनेशन देते हैं, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको डोनेशन दी जाती है, ठीक है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, इनको जो डोनेशन दी जाती है मेरे दोस्त, वो डोनेशन आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, जो कि सीधी सी बात है, सिंपल शब्दों में बोले तो भाई व्यापारी वर्ग ही तो इनको डोनेशन देता है। कौन देता है? नॉर्मल शब्दों में सोचो, जिनको अपने काम निकालने होते वही तो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देते हैं। बट हम लोग इतना दिलचस्पी इस चीज में नहीं लेंगे कौन देते क्या देते हैं, बट हम लोग मान लेते हैं कोई एक्स करके है, वो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को एक डोनेशन दे रहा है। पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी, अभी के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उससे डोनेशन दे रहा है, तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशन दिया जाएगा वो 2,000 रुपए मैक्सिमम कैश में दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। 2,000 रुपए से ज्यादा कैश में नहीं दिया जा सकता, मैक्सिमम 2,000 रुपए कैश, इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता है, इस बात को समझना। मैक्सिमम 2,000 रुपए कैश, इससे ऊपर देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड लेना पड़ेगा, उसका नाम है इलेक्ट्रल बॉन्ड, उसके माध्यम से आप डोनेशन दे सकते हैं। कैसे? असल में है क्या कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए कहा गया कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन चाहिए तो जो मिस्टर एक्स है ये क्या करेंगे, मिस्टर एक्स जाएंगे, एक बैंक ऑथोराइज किया गया, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथोराइज किया गया है। एसबीआई के पास गए मिस्टर एक्स, अब ये एसबीआई के पास जाके कहते हैं अरे भाई सुनो ना, इन्होंने कहा, हाँ एसबीआई वालों ने, हाँ जी बोलो ना, इन्होंने कहा हमको ना बॉन्ड खरीदना है,
क्या खरीदना है इनको? बॉन्ड खरीदना है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदना है। समझ रहे हैं क्या खरीदना है? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदना है। एसबीआई वालों ने कहा बिल्कुल खरीद लीजिए। इन्होंने पैसा दे दिया एसबीआई वालों को, जो पैसा था, जो डोनेशन का देना था इनको, इन्होंने किनको दे दिया? एसबीआई वालों को। और एसबीआई बैंक ने इनको क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड किसके पास है बताइए? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड किसके पास है? बॉन्ड इज अ सिक्योरिटी, आपके पेपर की सिक्योरिटी। भारती 100, आप मेरे पास आई, आपने कहा कि आशीष सर मैंने आपको पैसे दिए हैं, आप उसकी मेरे को सिक्योरिटी दीजिए कि मैंने आपको पैसे दिए हैं। तो मैंने एक पेपर पे लिख के मोहर वोहर लगा के दे दिया कि हाँ भाई इन्होंने, बेटा ने मेरे को पैसे दिए हैं। ओके, भारती ने। ओके, तो वो क्या सिक्योरिटी है? उसी तरीके की सिक्योरिटी तो बॉन्ड। और वो किससे रिलेटेड है? मतलब ये पॉलिटिकल है, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड उसको नाम दे दिया गया है। समझ में आ गया कि आप बैंक गए, बैंक में आपको क्या हुआ है कि आपने जो पैसा दिया उसकी सिक्योरिटी आपको दे दी कि हाँ ये पैसा आपने हमको दिया। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रल बॉन्ड। अब वो जो पेपर फॉर्म में है, जो वो पेपर है आपके पास, उसकी वो सच में खुद में एक ऐसा पेपर है जिसकी एक वर्थ है। ओके, उस इलेक्ट्रल बॉन्ड की एक वर्थ है। समझ में आया? अभी किसके पास है इलेक्ट्रल बॉन्ड? मिस्टर एक्स के पास। अब मिस्टर एक्स क्या करेंगे? मिस्टर एक्स ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है इसको लेकर जाएंगे और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे देंगे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेरे भाई ये दे देंगे। समझ रहे हो मेरे भाई? ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये दे देंगे जिसको इनको देना होगा। अब वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? वो पॉलिटिकल पार्टी जाएगी बैंक में, अब इलेक्टोरल बॉन्ड किसके पास है? अभी इलेक्टोरल बॉन्ड किसके पास है? अभी इलेक्टोरल बॉन्ड किसके पास है? मित्रों मित्रियों बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी के पास है। भाई राजनीति जो पार्टी है उसके पास है ना, पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी बैंक जाएगी, वो इस इलेक्टोरल बॉन्ड को किसको देगी? बैंक को देगी। और बैंक के पास जो पैसा गया था, अब वो पैसा किसके पास आ जाएगा? पॉलिटिकल पार्टी के पास आ जाएगा। वो जो बैंक के पास पैसा गया था, वो पैसा किसके पास आ जाएगा? पॉलिटिकल पार्टी के पास आ जाएगा। समझ में आया? अरे स्टूडेंट स्टूडेंट जरा रुक जा भाई, तूने ऐसे अनावश्यक सवाल पूछता है कि बॉन्ड खो गया था क्या होगा है। अरे यार दोस्त रुक जा जरा, तसल्ली समझ ले पहले। दिक्कत क्या होती थी ना, मैं भी तुम्हें बता, 9वीं क्लास में मैं पढ़ता था तो मेरे अंदर भी आदत थी बहुत खुरापात करने की। तो अंग्रेजी के बड़े बढ़िया टीचर थे, वो एब्रॉड रहे थे भाई, बड़ा बढ़िया तरीके से पढ़ाते थे। तो मैं कुछ नहीं सुनता था, मैं बस मजे लेने के लिए बैठता था क्लास में। और मैं क्या करता था, जैसे ही वो बिल्कुल कोई सेंटेंस पढ़ाते तो उसमें मैं 4 वर्ड आइडेंटिफाई कर लेता था। सर इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका, क्योंकि सेल्फ सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा? सेल्फ सेटिस्फेक्शन की हमें तो पता है, हम बड़े स्तर के हैं और बड़े स्तर के वो हैं, तो बड़े स्तर के वो को सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा? 4 बार पूछ तो लेंगे, जब तक खो गया फट गया क्या होगा। एक रुक जाओ यार, रुक जाओ, एक तसल्ली समझ लो। अगेन समझाए सरोजनी जी, अरे सरोजनी जी सुनिए जरा, अगेन समझा रहे हैं। सरोजनी जी आप हो ये, ठीक है, ये आप हो बिल्कुल स्लिम, ठीक है हमारी दीदी। अब दीदी पहुंची यहाँ बैंक के पास, एसबीआई के पास। ए भाई सुनना, ए भाई सुनना, ए भाई सुनना। बैंक बोलता हाँ बहन बताना। ए भाई सुनना, मुझको ना पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है। तो उसने कहा दे दो। तो इन्होंने कहा कि सुनो, अगर तुम्हें डोनेशन देना है ना, तो तुमको ना इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्या होता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड? कि अब तुम कैश में पैसा नहीं दोगे, तुम वो पैसा पहले हमको दोगे। एसबीआई ने कहा वो पैसा पहले तुम हमको दोगे। पैसा इनको दिया, इन्होंने बदले में इनको सिक्योरिटी के तौर पर एक पेपर दे दिया, उसका नाम है इलेक्ट्रोल बॉन्ड। इनके हाथ में, दीदी के हाथ में, सरोजिनी जी के हाथ में क्या था बेटा? इलेक्ट्रोल बॉन्ड था। अब दीदी बेटा यहां पर पहुंची, दौड़ी दौड़ी पहुंची पॉलिटिकल पार्टी के पास। अरे सर जी ये लीजिए बॉन्ड, चाहिए चुनाव लड़िए, जीत के आइए। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड किसके पास है? पॉलिटिकल पार्टी के पास। अब पॉलिटिकल पार्टी क्या चार डालेगी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, वो लेकर पहुंच गई बैंक के पास। बैंक ने बदले में इसको क्या दे दिया? पैसा, वो पैसा जो बैंक के पास पहले आ चुका था। समझ में आया? अब आया कि नहीं आया? पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने की क्या जरूरत है? हाँ, वाह। पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअल में क्या है ना, एक कंपनी है बेटा, तो वहां पर अपने आप अर्निंग हो रही है। ये जो राजनीति की जितनी भी पार्टी होती है, इनके पास कोई अर्निंग होती है? नहीं होती ना। ये ऐसे ही होता है, ये इन लोगों को डोनेशन दी जाती है, फिर ये चुनाव लड़ते हैं जितने भी राजनेता होते हैं।
बॉन्ड पे किसी की आइडेंटिटी नहीं होती है। अभी मैं बहुत इजी वे में बता रहा हूँ, जब लैंग्वेज में समझाऊंगा तो और इजी लगेगा। मतलब तब इजी इसलिए लगेगा क्योंकि ये समझ चुके होंगे। बॉन्ड पर आइडेंटिटी नहीं होगी, सरोजनी जी की आइडेंटिटी नहीं होगी, सरोजनी जी का नाम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि फॉर एग्जाम्पल बीजेपी को आशीष गौतम ने डोनेशन दे दी और सरकार बीजेपी की जगह मेरे भाई उत्तर प्रदेश में सपा या बसपा या किसी कांग्रेस की बन गई। अब वो क्या करेंगे, भाई गौतम जी तुमने हमको क्यों नहीं डोनेशन दी? अरे मैंने कहा गांधी जी यार, राहुल गांधी जी क्या करते यार, बीजेपी सरकार में थी उनको दे दी, अब उधर से अखिलेश यादव, इधर से मायावती जी, अब भाई मेरे पीछे पड़ गए। अब समझ रहे हो, समझ रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ। तो ऐसा ना हो, इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन दी जा रही है उस बॉन्ड में उस पर्सन की आइडेंटिटी नहीं रखी गई है कि आशीष गौतम अगर किसी को भी डोनेशन दे रहा है, अब जिसको डोनेशन दे रहा है उसको पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझना प्रैक्टिकली। अब भाई मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, अब मैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड उसको दूंगा ना जो मेरा मन चाहा है, प्रैक्टिकली समझो। अरे भाई मैंने पत्र लिखा है किसी को, प्रेम पत्र लिखा है, तो मैं किसको दूंगा? अपने खास को दूंगा ना, जिस खास के लिए मैंने लिखा होगा। अब मैं थोड़ी चाहूंगा कि जिस खास के लिए मैं लिख रहा हूं उसके दोस्त मित्र जो भी हैं सब उनको भी पता चल जाए, नहीं पता चले ना। क्यों? क्योंकि भाई हो सकता है यहां दाल ना गले तो मैं इधर ट्राई करूं ना, इधर दाल गले तो मैं इधर ट्राई करूं। तो मैं ये ध्यान रखूंगा कि कोई मेरे से रूठ ना जाए, इसलिए मैं अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ एक तक सीमित रखूं। समझ रहे हो मेरी बात को? मेरी बात को समझ रहे नहीं समझ रहे हो? क्लियर हुआ पॉइंट? लो हंस रहे हो यार। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते इसको लैंग्वेज फॉर्म में समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार टॉपिक है, मजेदार है। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड होता नहीं है, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्यों? उसकी एक वर्थ है मॉनेटरी टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में वर्थ है ना उसकी। फॉर मेकिंग डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको डोनेशन देने के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रल बॉन्ड। ओके, जो ये बॉन्ड होता है ये 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के मल्टीपल में इशू किया जाता है। कितने के मल्टीपल में इशू करते हैं इसको हम लोग? 1,000, 10,000, ये आपके एग्जाम का सवाल है, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। ओके, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट, विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट। कोई दिक्कत? आप बोर्ड पर क्यों नहीं पढ़ाते हो? कि बोर्ड पर पढ़ाने से पेपर में ज्यादा पेपर फंसता है क्या? एक्सप्लेनेशन ज्यादा बढ़िया होता है या पढ़ा कर भी तो मजा आ रहा है? मजा आना चाहिए बस, एग्जाम में सवाल आने चाहिए। तो ये क्या है? इलेक्ट्रल बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको डोनेशन देने के लिए। ओके, ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है ये 1,000 रुपए के मल्टीपल में होता है, 10,000, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के मल्टीपल में होता है। ठीक है, अब आगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको ऑथोराइज किया गया इशू करने के लिए और इनकैश करने के लिए इन बॉन्ड को इशू करने के लिए और इनकैश करने के लिए किस बैंक को ऑथोराइज किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। विच आर वैलिड फॉर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ओ माय गॉड, क्या बात बोल दी! मतलब ये जो पॉलिटिकल पार्टी के पास इलेक्ट्रल बॉन्ड गया है इसकी वैलिडिटी 15 डेज की होगी, बस 15 दिन की भाई। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि पैरेलल करेंसी बन जाए। समझना पैरेलल करेंसी कैसे? क्या पता ये इसकी कोई लिमिट नहीं होती तो लोग क्या करते? इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लेके रख लेते। ओके, और ये क्या होता है? एक तरीके से स्टॉक बन जाता है। तो सरकार ने क्या किया कि 15 डेज इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी होगी। अगर 15 दिन में आपने इसको बैंक जाकर कैश करा लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो भाई साहब प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा चला जाएगा। किसमें चलाएगा? पीएम रिलीफ फंड में पैसा चला जाएगा। ये डेट, जब डेट इशू की गई है, एसबीआई ने जब इशू किया तब। ऐसा नहीं कि भाई साहब जो सरोजनी जी हैं वो सरोजनी जी ने एसबीआई से तो ले लिया, अब सरोजनी जी भाई साहब दिल्ली में सरोजनी में शॉपिंग करने के लिए चली गई, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर दोस्त इधर शॉपिंग करने के लिए चली गई, फिर इधर शॉपिंग करने के लिए, अब इनने 10 दिन निकाल दिए। अब वहां से 15 दिन काउंट नहीं होंगे, 15 दिन काउंट होंगे जब एसबीआई ने इशू किया था तब से। आया समझ में?
मतलब ये जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, इसको ऑथोराइज किया गया इशू करने के लिए, इन कैश करने के लिए इन बॉन्ड को, विच आर वैलिड फॉर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस। जब एसबीआई ने इसको बॉन्ड को इशू कर दिया, दे दिया, जो व्यक्ति जो डोनेशन देना चाहता है, जो उसको इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे दिया, उस डेट से जब एसबीआई ने इशू किया तब से 15 दिन तक वैलिड है। 15 दिन के अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टी को कैश कराना पड़ेगा, और नहीं तो फिर बेटा 15 दिन के बाद वो पैसा पीएम रिलीफ फंड में चला जाएगा, रिलीफ फंड में। ओके, आगे, these bonds are these bonds are redeemable in designated account of registered political party। अब रिडीमेबल मतलब होता है ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिया गया है, जो भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, ये वर्ड ज्यादा बेहतर है, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जिसको इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिया गया है, वो अपने डेजिग्नेटेड अकाउंट में इसको रिडीमेबल मतलब कैश में करा लेगा, कैश में करा लेगा। सिंपल है ये तो यार, बच्चा बच्चा जानता है। 1,000 क्यों, 2,000 तक के तो ऐसे ही हो जाता है। दस किलो चीनी लेने जब जाते हो तो उसमें क्या करते हो, 10 किलो एक बार में तुलवाते हो कि ऐसे करते हो, 2 किलो एक कर दो, 8 किलो एक कर दो, बताओ जरा। जब चीनी लेने जा रहे हो क्या करते हो, बताओ मेरे भाई। तेल लेने जब जाते हो, खरीदते हो, 2 लीटर तेल दे दो, उसमें 250 ग्राम अलग करते हो, 1 किलो 750 ग्राम अलग तुलवाते हो क्या, एक साथ ही लेकर आते हो ना, फिर क्यों अलग अलग करते हो भाई। 2,000 रुपए कैश में डोनेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 2,000 कैश में दे देंगे, उसके बाद का 1,99,99,000 98,000 बाकी का उसमें देंगे। ऐसी बात करते हो यार। कोई पॉलिटिकल पार्टी को बर्थडे पार्टी थोड़ी हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी बर्थडे पार्टी नहीं है मेरे भाई, 2,000 रुपए बर्थडे बन जाएगा। द बॉन्ड आर अवेलेबल फॉर परचेज बाई एनी पर्सन। आप, हम, कोई भी खरीद सकता है जो कि भारत का नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है और इनकॉर्पोरेटेड और एस्टेब्लिश इन इंडिया। कोई कंपनी है जो भारत का नागरिक है वो इन बॉन्ड को खरीद सकता है। कितने दिन के लिए ये अवेलेबल होती है विंडो, अब सुनिएगा। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर, 4 क्वार्टर होते हैं। अप्रैल मई जून का अप्रैल उठा लीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर का जुलाई उठा लीजिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का अक्टूबर उठा लीजिए, और जनवरी फरवरी मार्च का जनवरी उठा लीजिए। हर क्वार्टर के पहले महीने में, हर क्वार्टर के पहले महीने में अप्रैल जुलाई अक्टूबर और जनवरी। ओके, अप्रैल जुलाई अक्टूबर और जनवरी, ये हर महीने के, हर क्वार्टर के पहले महीने में। अरे भाई 3-3 महीने का एक क्वार्टर हो गया, तो पहले महीने में 10 दिन के लिए विंडो ओपन होती है। सिर्फ 10 दिन के लिए मेरे दोस्त विंडो ओपन होती, 10 दिन में ही जाकर आप खरीद सकते हैं। 10 दिन के लिए ही विंडो ओपन होती है। अप्रैल मई जून, अभी कौन सा चला, नवंबर। अब नवंबर के बाद जब ये विंडो ओपन होगी, जनवरी में विंडो ओपन होगी, नवंबर दिसंबर जनवरी, और जनवरी में 10 दिन के लिए विंडो ओपन होगी। 10 दिन में आप 10 दिन के अंदर ही खरीद पाएंगे इसमें। हाँ जी अंबर जी, एसबीआई ही इशू करता है। क्या केवल एसबीआई ही इशू करता है? हाँ जी, सिर्फ एसबीआई ही इशू करता है। ठीक है, तो द बॉन्ड आर अवेलेबल फॉर परचेज बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन ऐसे खरीद सकता है। ठीक है, ये 10 दिन के लिए ओपन होती है इन ईच ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर, जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर, एज मे बी स्पेसिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, जो डोनर का नेम होगा, डोनर का नेम होगा इज नॉट मेंशन्ड ऑन द बॉन्ड, इसमें आइडेंटिटी नहीं बताई जाती है। आयो समझ में, ना आयो ये बताई दो, इतना समझ में आया कि नहीं आया? ऑल क्लियर? फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट अगेन, रुक तसल्ली कर लो, अभी जरा थोड़ा समझ लो सारी चीजें। अभी 1 2 3 4 5, ठीक है, जब पांचों पेज खत्म हो जाएंगे तब सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोनर कैन परचेज एंड सब्सिक्वेंटली डोनेट द बॉन्ड टू देयर पार्टी ऑफ चॉइस। ओके भाई, मेरी मर्जी, मैं किसी को भी पत्र लिखूं, ओके, और मैं किसी को भी पत्र दूं। तो वही डोनर का कहना है कि डोनर परचेज कर सकता है, खरीद लिया, और वो डोनेट कर सकता है किसको, अपनी चॉइस की पॉलिटिकल पार्टी को।
and which the party can encash it through its verified account within 15 days, और पॉलिटिकल पार्टी को इसे इनकैश कराना पड़ेगा within a 15 days. ओके, बॉन्ड पर पार्टी का नाम लिखा जाता है या नहीं? नो, नहीं, ना डोनर का नेम है, ना पॉलिटिकल पार्टी का नेम है, ना डोनर का नेम है, ना पॉलिटिकल पार्टी का नेम है, ना डोनर का नेम है, ना पॉलिटिकल पार्टी का नेम है. आपके सामने और स्टूडेंट बैठे नहीं यार, हो क्या रहा है ना, मेरे सामने एक बड़ा वाला कैमरा लगा हुआ ऊपर और एक छोटा कैमरा सेट कर दिया यहाँ पर, और बार बार मुझे आदत है उस कैमरे की, तो मेरी आंखें नजरें उस कैमरे को ढूंढ रही हैं बजाय किसी और को ढूंढने की. समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ओके, तो ये निगाहें अब तुम्हें ढूंढेंगे. ओके, आगे देखिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को 2018 में नोटिफाई किया था 2 जनवरी 2018 को. इस स्कीम के अनुसार जो इलेक्ट्रल बॉन्ड हो गया वो परचेज किया जा सकता है पर्सन जो कि भारत का नागरिक है, इनकॉर्पोरेट, तो वही पढ़ लिया. अ पर्सन बीइंग इंडिविजुअल कैन बाय इलेक्ट्रल बॉन्ड, चाहे अकेले चाहे संयुक्त तौर पर. भाई संयुक्त तौर पर भी इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है. ओनली द पॉलिटिकल पार्टी, अब देखो क्या, ये वाला पॉइंट छोड़ो, ये वाले पहले इस पे आते हैं. इलेक्ट्रल बॉन्ड शैल बी इनकैश्ड बाय एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी ओनली थ्रू अ बैंक अकाउंट विद अ ऑथराइज्ड बैंक. जो बैंक ऑथराइज है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज किया गया, वहां से आप अपने बॉन्ड को इनकैश करा लेंगे. SBI डिपॉजिट बॉन्ड दैट अ पॉलिटिकल पार्टी हैज नॉट इनकैश विद इन 15 डेज इनटू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड. मैंने बताया था ना कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड को 15 दिन के अंतर्गत इनकैश नहीं करा पाती जब से इशू हुआ है, तो वो पैसा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा, पीएम रिलीफ फंड में वो पैसा चला जाएगा. ठीक है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी पार्ट 1 राजा जी हुआ नहीं था, उस दिन मैं लीव पर था, हाफ डे का. ओके, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड होगा ये वैलिड होगा 15 दिन के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. नो पेमेंट शैल बी मेड टू एनी पेई पॉलिटिकल पार्टी इफ इलेक्ट्रल बॉन्ड इज डिपॉजिट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ वैलिड पीरियड. अगर 15 दिन के बाद वो डिपॉजिट करता है तो फिर उसको पैसा नहीं दिया जाएगा. ठीक है भाई, क्लियर है? समझ में आया ये? सपोज मैंने बॉन्ड खरीदा और कोई चोरी करके ले जाए और वो इस पार्टी के अकाउंट में चाहे उसे इनकैश करा सकता है. हाँ, बॉन्ड अगर ये है मेरे भाई कि वो किसी को भी दे सकता है, पॉलिटिकल पार्टी किसी को भी दे सकता है वो बॉन्ड, उसमें है नहीं डोनर का नेम, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, जिसको चाहे उसको दे दे. यही तो मैंने पूछा था. अच्छा, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी. ठीक है, अब जरा समझते हैं. इलेक्ट्रल बॉन्ड डिपॉजिटेड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी इन इट्स अकाउंट शैल बी क्रेडिटेड ऑन सेम डे. मतलब वही है कि पॉलिटिकल पार्टी जब लेकर जाएगी बैंक में कि हमारे को इसका पैसा दे, तो सेम डे उसके अकाउंट में आ जाएगा. पीएम रिलीफ फंड, भाई पीएम केयर फंड नहीं, पीएम वैभव जोशी. ये देखो वैभव जोशी, यहाँ पर वैभवी जोशी थोड़ी लिखा हुआ है भाई मेरे, यहाँ पर पीएम रिलीफ फंड लिखा हुआ है, जबरदस्ती केयर फंड लगा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट. बॉन्ड शैल बी इशूड इन डिनोमिनेशन ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ये पढ़ लिया. एसबीआई को ऑथोराइज किया गया इशू और इनकैश करने के लिए. अब होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपना कोई भी भाई है, वैभवी जोशी है जो, ओके, और जो ये रवीना कुमरे हैं, ओके, ये सभी के सभी कहां पहुंचे? ये पहुंचे दोस्त बैंक, कि हमें डोनेशन देना है, तो इनका केवाईसी कराया जाएगा. केवाईसी मतलब होता है इलेक्ट्रल बॉन्ड पे इनकी आइडेंटिटी नहीं जा रही, लेकिन बैंक में आएंगे तो बैंक तो पूछेगा तेरा नाम क्या. ए भाई तेरा नाम क्या? तो मेरा नाम है वैभवी जोशी. ओके, तेरा एड्रेस कहाँ? मेरा फलाना फलाना एड्रेस है. ओके, इधर एड्रेस प्रूफ देखेगा, आइडेंटिटी चेक करेगा कि बंदा जेन्युइन है कि नहीं है, कहीं फर्जी तो नहीं है, तो केवाईसी बैंक तो करेगा. तो द एक्सटेंट इंस्ट्रक्शन इशूड बाय आरबीआई रिगार्डिंग केवाईसी नॉर्म्स ऑफ बैंक कस्टमर शैल अप्लाई फॉर बायर ऑफ द बॉन्ड. अब जो बॉन्ड खरीदना चाहेगा, जो बायर ऑफ बॉन्ड होगा, उसका केवाईसी कराना मैंडेटरी है. ओके, समझ में आ गया ये? बॉन्ड अंडर स्कीम शैल बी अवेलेबल फॉर परचेज एनी पर्सन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डेज इन अ मंथ ऑफ जनवरी. ये पढ़ लिया. एडिशनल पी, हाँ देखो ये वाली लाइन पढ़ो, इसका मतलब क्या जरा बताइए, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब बताओ. इस लाइन का मतलब है कि 10 दिन के लिए ओपन हो रहा है.
लेकिन अगर चुनाव का वक्त है ना तो ये एडिशनल 30 दिन के लिए और होगा, 40 दिन के लिए होगा। एडिशनल पीरियड ऑफ 30 डेज शैल बी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर ऑफ जनरल इलेक्शन। जब हाउस ऑफ पीपल, जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो उस दौरान एडिशनल 30 डेज के लिए और विंडो ओपन होगी, एडिशनल 30 डेज के लिए इलेक्शन टाइम के दौरान। ओके। Election bond can be encashed only by a eligible political party by depositing same in the हटा दो से electoral bond deposit eligible party shall be same, ये भी पढ़ लिया। electoral bond 15 दिन के लिए valid होगा, date of issue no payment shall be made any, ये भी पढ़ लिया। amount of bond not encashed within period of 15 days वो PMM relief fund में चला जाएगा, ये भी पढ़ लिया। डन हो गया। अब जरा सुनिए, क्या दोस्त हर एक पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल होगी? हर एक पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एग्जांपल आप, मैं, हम लोगों ने मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टी भी ये ले सकती है, डोनेशन ले सकती है क्या? क्यों? ओनली रजिस्टर्ड पार्टी आपने बताया था। हाँ, हमने रजिस्टर्ड करा लिया कार्तिक, रजिस्टर करा लिया हम लोगों ने, हमने रजिस्टर करा लिया। ओनली रजिस्टर्ड ना? हाँ हर्षा, हमने रजिस्टर करा लिया। बेटा राज्यसभा नहीं है यूपी में चुनाव, यूपी में राज्यसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव है, क्या बात करते हो यार। स्टूडेंट ब्लॉक कर दूंगा तेरे को मैं, समझ रहा है? अगर तूने एक भी अगर मेरे लिए एक शब्द अपशब्द बोला, समझ रहा है? इतनी मोहब्बत है ना, फिर नफरत में बदल जाएगी, ठुकरा के मेरा प्यार फिर मेरा इंतकाम देखेगा, तू समझ रहा है? हाँ, ये बताओ जरा इसका पॉलिटिकल पार्टी वाला, ये समझिए। इसमें बोला है कि जो ये आपका एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, इसका सेक्शन 29 ए क्या कहता है? इसका 29 ए कहता है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने वोट सिक्योर करे हैं कम से कम 1% इन द लास्ट जनरल इलेक्शन। ओके, जो लोकसभा चुनाव रहे उसमें पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 1% उन्हें वोट मिला हो टोटल वोट का, हाउस ऑफ पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, और जो विधानसभा के चुनाव रहे हैं उसमें उनको कम से कम 1% वोट मिला हो, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए एलिजिबल है। वो पॉलिटिकल पार्टी जो सेक्शन 29 ए में रजिस्टर्ड है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत, और उनके लिए भी कंडीशन ये दे दी है कि कम से कम इनको 1% वोट तो मिला हो जनरल इलेक्शन में, या फिर यहाँ पर दोस्त लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा के चुनावों में जिसमें सीएम का चुनाव होता है, और जनरल इलेक्शन जिसमें पीएम का चुनाव होता है। हिंदी में बेटा ये स्लाइड अवेलेबल नहीं, द्विवेदी जी मैं स्लाइड अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेक्शन 29 क्या होता है? दफा 302 के तहत फांसी दी जाएगी। दफा 302 क्या होता है? राशन कार्ड में लिखते हैं राम कुमार गौतम, ठीक है, उनके बच्चे हैं आशीष गौतम, इस तरीके से नंबर लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 20 25, जो भी नंबर लिखे मेरे भाई, तो उसमें नंबर लिखा होता है ना, ये भाई इतने नंबर, ये इतने बच्चे हैं, उतने बच्चे, नंबर क्या होता है वो, क्या मतलब होता है, क्या नंबर है? ऐसे सवाल तो पूछा करो जिसका लॉजिक हो, इलॉजिकल पूछ रहे हो भाई। सचिन कुमार फर्स्ट पार्ट हुआ नहीं है, वो कराऊंगा, ये भी रीनेम हो जाएगा, गवर्नमेंट स्कीम पार्ट 3 के नाम से आएगा, ये बैंकिंग टेक्नोलॉजी कराऊंगा। ये पॉइंट फिर से समझा दो। अरे देवव्रत देव भाई सुन जरा, इसका मतलब ये है कि तू है, मैं है, हमने अपनी रजिस्टर करा दी पॉलिटिकल पार्टी, हमको इलेक्टोरल बॉन्ड मिल जाएगा, तो हमें नहीं मिलेगा भाई। क्यों नहीं मिलेगा? उन्होंने कहा है कि आपने पिछला चुनाव लड़ा था जनरल इलेक्शन का, तो हम कहेंगे ठीक है, पिछला चुनाव लड़ा था, जो पिछला चुनाव है उसमें कम से कम आपको 1% वोट मिलना चाहिए, 1% लोकसभा चुनाव, या आपने कहीं ये चुनाव सीएम का पीएम का जो लड़ा है इसमें कम से कम आपको 1% चुनाव, 1% वोट तो मिला आपकी पार्टी को। अगर 1% भी नहीं मिला तो काय का तुम कहें जिम में नहीं है दाने अम्मा चली बुनाने, वही वाला हिसाब है, चुनाव लड़ोगे अब की है, डोनेशन चाहिए, काय की डोनेशन चाहिए भाई? 1% वोट मिलता नहीं, डोनेशन चाहिए तुमको। एटलीस्ट 1% वोट मैंडेटरी, यस यस यस, या ऑलराइट, एवरीथिंग क्लियर, ओके। ऑब्वियसली पूजा थी, मतलब न्यू पार्टीज को नहीं मिलेगा बॉन्ड। हाँ, नहीं मिलेगा। कंडीशन न्यू की नहीं है, कंडीशन 1% की है भाई, जबरदस्ती न्यू को घुसेड़ रहा है।
1% यार। इंटरव्यू में पूछा किसको नहीं मिलेगा, तुम बोला न्यू पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलेगा। वो क्या बेवकूफ है क्या बे? न्यू मतलब नहीं, मुझे एग्जैक्ट बता एक्ट क्या कहता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग सेक्शन 29 ए चिल्ला चिल्ला कर कहता है, चिल्ला चिल्ला के कहता है, चिल्ला चिल्ला के कहता है कम से कम 1% वोट, कम से कम 1% वोट, कम से कम 1% वोट चाहिए। समझ रहे हो, कम से कम 1% वोट चाहिए। ठीक है, क्लियर है भाई ये? डन? कोई दिक्कत? एक बार और पढ़ लेना, कोई दिक्कत हो बताना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वाली स्कीम कराऊंगा, इसमें इसका डेटा इस वाली स्लाइड में नहीं है, पूरा का पूरा से करा दूंगा मैं, डोंट वरी। ये हो गया, पोर्शन डन है। ये पढ़ो जरा भाई। दीपा ये वॉरियर बैच चल रहा है, इसको कंटिन्यू करो। सरपंच को डोनेशन मिलेगा। सुनीता और थोड़ा डिटेल में बता दूंगा, डोंट वरी। इसको और एक बार में देख लूंगा, बट अभी के लिए एसबीआई को ऑथोराइज किया गया है। ये पढ़ लिया? अब जरा देखिएगा, आप लोग जब मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं तो कहां पर जाते हैं? कहां पर जाते हैं दोस्त मेडिसिन लेने के लिए? बताइए, मेडिसिन लेने के लिए कहां जाते हैं? मेडिसिन 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 लेने के लिए कहां जाते हैं? मेडिकल स्टोर पे। ओके। हाँ, केमिस्ट, वाह बहुत बढ़िया। केमिस्ट, ये क्या बात है मेरे भाई, है अलग ही खेलना है केमिस्ट। बहुत बढ़िया, केमिस्ट कछूना हुआ भैया जी, केमिस्ट मेमिस्ट, ठीक है। पढ़े हुए मत बताने मत लग जाइए, अरे भैया हम तो केमिस्ट जाते हैं, फार्मेसी बोल दिया करो, ज्यादा बेहतर शब्द है। ओके। अब यहाँ पर क्या है, आप किसी फार्मेसी गए या मेडिकल स्टोर जो आप उसे बोल रहे हो, सरकार ने क्या कहा है कि हम अपने फार्मेसी बना रहे हैं और वहां पर अफोर्डेबल रेट पर दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। इनको नाम दे दिया पीएम बीजेपी के। ओके। प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना केंद्र के, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना केंद्र है, इनको यहाँ पर सेटअप किया जाएगा इन जेनरिक दवाओं को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है। It has been launched by Prime Minister Narendra Modi in 2014 for quality medicine at affordable prices for all। सस्ती दर पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना को 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका टारगेट आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं कि टोटल टारगेट कब तक कितने बनाने का है। टारगेट है शायद से 10,500 का, और वो आपको बताना है किस साल तक 10,500 पीएम बीजेपी के बनाने का टारगेट रखा है। सर पीएम बीजेपी में बहुत सस्ती दवाई मिलती हैं बट असर नहीं करती हैं। ठीक है। ठीक है, स्टोर टोटल 2023 2025 आराम से ढूंढना, इसका आंसर करना। ठीक है, कि 10,500 पीएम बीजेपी के बनाने का टारगेट कब तक का है। ओके। अभी मैं इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी और आपको बतानी है इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी, ढूंढ के बताइएगा। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट आते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना असल में क्या है कि आप लोग कभी गांव देहात में जब गए होंगे तो वहां पर आपने चूल्हे की रोटी जरूर खाई होंगी। चूल्हे की रोटी, पानी के हाथ की रोटी, ओके, ये खाई होंगी। तो काइंड ऑफ चूल्हा इस प्रकार का बना हुआ होता है मेरे दोस्त। ठीक है, वो इस तरीके का बना होता है, एक यूं करके होता है। इसकी मेरे दिमाग जहन में है बट बन नहीं पा रहा। ठीक है, चलो छोड़ो। चूल्हा होता है, ये सभी लोग जानते होंगे। ओके। अब वो जो चूल्हा होता है ना, उससे क्या होता है कि बहुत सारी जो हमारी माँ हैं, बहनें हैं, उनको बीमारियां लगती हैं भाई। फूकनी का इस्तेमाल करती हैं, फिर धुआं उठता है, फिर वो इनहेल कर रही है, सांस के थ्रू जा रहा है,
काफी बीमारियां होती हैं। तो मोदी जी के समझ में आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने एक योजना लेकर आए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिसमें कि 2 सिलेंडर दिए जा रहे हैं और गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो टारगेट था वो 8 करोड़ हाउस होल्ड को गैस कनेक्शन देने का था। अब यहाँ पर बजट में, इसी 2021 के बजट में, 21-22 के बजट में अनाउंस किया गया है 1 करोड़ और एडिशनल हाउस होल्ड है उनको गैस कनेक्शन देना है। ओके, इस योजना को उत्तर प्रदेश के बलिया से लॉन्च किया गया था 2016 में, 1 मई 2016। ये एग्जाम का क्वेश्चन आ चुका है। उज्ज्वला 2.0 भी आ चुका है, अपडेटेड मैं कह रहा हूँ, पहले एक बार हम लोग कर लें, उसके बाद अपडेटेड भी करते चलेंगे इसमें। और इसके लिए जो मिनिस्ट्री है उसका काम है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, उल्टे यू के शेप में होता है, उल्टे यू के। अरे यार जस्ट चिल यार, इतना लोड नहीं लेने का। ओके, इलेक्ट्रोल वाला सर गवर्नमेंट स्कीम का बाद का टॉपिक है, आई डोंट नो, समझ में नहीं आया। पीएम बीजेपी 10,500 2025, यस सर, उज्ज्वला योजना हमारे घर में भी है सिलेंडर। ओके, मेरे घर में भी, मेरे दोस्त, मेरे घर में भी उज्ज्वला योजना से सिलेंडर आया, तो उससे पहले मैं भी पानी के हाथ की रोटी खाया करता था। आज सुबह पढ़ाया था आपने करंट अफेयर्स में, सुपर सेशन था आज सुबह का। ओके, कल का और देखना, अगर कल आग नहीं लगा दिए तो नाम आशीष गौतम नहीं। ये बैच या दूसरा है आपका जीए में, महापैक तो परचेज कर लिया बेटा। ये फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए पढ़ो, करंट अफेयर्स के लिए आएगा। पानी के हाथ का मतलब होता है, असल में होता क्या है कि रोटी एक चकला होता है, चकला चकले पे बेलन होता है, यूं यूं करके बनाई जाती है, फिर उस रोटी को तय पे रखा जाता है, सिकती है, ऐसा होता है। एक प्रोसेस क्या होती है, रोटी की जो लोई होती है उसको यूं यूं करके बनाया जाता है, फिर उसको यूं यूं करके करते हैं, और मेरे भाई वो गोल गोल बन जाती है, फिर यूं यूं कर लेते हैं, उसमें पानी लगा लेते हैं यूं यूं करके, और फिर उससे सेक लेते हैं। ठीक है, ये दोस्त मतलब बड़े बढ़िया रोटी बनती है, मतलब मजा आ जाता है, इसमें घी लगा और गुड़ वुड़ हो जाए, हाय क्या मजा आता है मेरे दोस्त, यूं यूं करके बन जाती है। ठीक है, अरे बड़े बढ़िया बनती है मेरे दोस्त। आए मुद्दे पे आ जाओ यार, नहीं तो बच्चे कहेंगे अरे सर यार पेड बैच में भी इतनी बातें कर रहे हो। अब देखो जरा, अटल पेंशन योजना पे आते, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है अटल पेंशन योजना। इस योजना को मैंने पढ़ा दिया है क्या? ये वाली योजना हो गई क्या? ये मेरे को ध्यान आ रहा है, ये अटल पेंशन योजना मैंने करा दी है यहाँ। ठीक है, चलो अब आते हैं इस योजना पे, जरा 1 मिनट इसको पढ़िए, इस योजना को पढ़िए। एक मिनट यार, जरा मैं अपना पानी का जरा 1 मिनट गिलास भर लूं, एक जाम ले आऊं, जब तक तुम लोग इसको रीड करो। ठीक है, आपस में नंबर वंबर मत ले लेना, मैं चैट ओपन करके जा रहा हूँ। एक से एक उस्ताद हो गए। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ओके, सरकार 2 योजना लेकर आई है डेथ के केस में। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है उस केस में, और नॉर्मल डेथ होती है उस केस में। एक्सीडेंटल के केस में है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और नॉर्मल डेथ के केस में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब जरा सुनिएगा, इस योजना को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता से लॉन्च किया गया था। इसके लिए एलिजिबिलिटी 18 से 70 वर्ष, जो पर्सन है उसके पास आधार नंबर होना चाहिए जो कि बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए,
इसके तहत आपको सालाना जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा वो 12 रुपए रहेगा, सालाना आपको 12 रुपए पे करने पड़ेंगे। इस केस में जरा ध्यान से सुनिएगा कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति की फुल डिसेबिलिटी होती है, इस वाली लाइन को काटिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति की फुल डिसेबिलिटी होती है, क्या बोला मैंने, किसी भी व्यक्ति की या तो डेथ हो रही है या तो फिर फुल डिसेबिलिटी हो रही है। फुल डिसेबिलिटी का मतलब समझते हैं आप लोग, इसकी दोनों आंखें, दोनों पैर, दोनों हाथ चले जाते हैं। ठीक है, फुल डिसेबिलिटी का मतलब होता है दोनों आंखें, दोनों हाथ, दोनों पैर, तो वो फुल डिसेबिलिटी में आती है। उस केस में आपको जो क्लेम मिलेगा वो है 2 लाख रुपए का। समझ में आया? अगर किसी व्यक्ति की अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है या फुल डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस केस में जो नॉमिनी होगा उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ओके, 2 लाख रुपए। और अगर एक पैर, एक हाथ और एक आंख जा रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल डिसेबिलिटी। पार्शियल डिसेबिलिटी। और पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में 1 लाख रुपए है। ये एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में 1 लाख रुपए है, ये नॉमिनी को मिलेगा। अगर किसी ने, मेरे दोस्त सुसाइड कर लिया, अल्कोहल से हो गया, ड्रग अब्यूज, उस केस में ये नहीं, इसमें कवर नहीं है। समझ में आया पॉइंट? नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये आगे जीवन ज्योति बीमा योजना जो कि लाइफ से रिलेटेड है। 9 मई 2015 को कोलकाता से इस योजना को लॉन्च किया गया था। इसको भी 18 से 50 वर्ष वाला एलिजिबल है, यहाँ पर 18 से 70 वर्ष वाला एलिजिबल है, यहाँ पर 18 से 50 वर्ष वाला एलिजिबल है। ठीक है, पहला पॉइंट दोनों में कॉमन है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये कि प्रीमियम जो यहाँ पर है वो 330 रुपए पर एनम है, और यहाँ पर जो प्रीमियम है बेटा वो 12 रुपए पर एनम है, यहाँ 12 रुपए पर एनम है, यहाँ 330 रुपए पर एनम है। जो पेमेंट मोड है यहाँ पर वो ऑटो डेबिट है, ऑटोमेटिकली पैसा कट जाएगा। यहाँ सिर्फ डेथ के केस में मिलता है वो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। 12 रुपए आपके अकाउंट से अपने आप कट जाएंगे। हाँ बेटा, ऑटो डेबिट फैसिलिटी है ना, तो अपने आप अकाउंट से कट जाया करेंगे। ऑटो डेबिट फैसिलिटी इसलिए अपने आप अकाउंट से कट जाया करेंगे। आया समझ में? सुसाइड भी कवर होना चाहिए। अच्छा, रिस्क कवर है बेटा, बेवकूफी कवर नहीं है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट आते, इसको पढ़िए, केसीसी योजना, इसको पढ़िएगा जरा। अब होता क्या है कि जो फार्मर होते हैं ना, अगर वो लोन लेने के लिए जाते हैं तो उनको बड़ा यार दोस्त तामझाम है, पेपर फॉर्मेलिटीज वगैरह, ये सारी चीजें बड़ी फुलफिल करनी पड़ती है, फिर लाइन में लग रहा है। सरकार एक योजना लेकर आई, इसका नाम है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इज अ काइंड ऑफ लोन। तो किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड आया 1998 में, इसको बोला केसीसी योजना। ओके, इसको लाया गया था अगस्त 1998 में बाय इंडियन बैंक्स, और दिस मॉडल वाज प्रिपेयर्ड बाय नाबार्ड। नाबार्ड ने इस मॉडल को प्रिपेयर किया था। आरवी गुप्ता जो कमेटी है उसके रिकमेंडेशन पे टर्म लोन प्रोवाइड करने के लिए, एग्रीकल्चर नीड्स के लिए, एग्रीकल्चर नीड्स के लिए टर्म लोन प्रोवाइड करने के लिए।
ठीक है। जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन है इसमें कॉमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनके द्वारा ये लोन दिया जाएगा। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू भाई, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए, रादर देन बैंकिंग, ये हर एग्जाम के लिए गवर्नमेंट स्कीम इंपॉर्टेंट है। एक भी गवर्नमेंट स्कीम आप स्किप नहीं कर सकते, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है ये तो अभी मैंने कराई है, और जो अपडेटेड आ रही हैं उनको भी मैं इसमें ज्वाइन ऐड करता चलूंगा, और आपको जो भी सेशन होगा उसमें बीच बीच में मेरे भाई मैं कराता रहूंगा। ओके ठीक है। अब जरा हम लोग समझते हैं, ये स्कीम हम लोगों ने डन कर ली है। मैं तो एक अपनी स्लाइड कंप्लीट करता हूं, जो मेरा इनकम्प्लीट चल रहा है पोर्शन, उसमें आरबीआई वाला, जरा एक मिनट स्लाइड लगा लूं, आरबीआई के जो फंक्शन रह गए थे हम लोग के उसको पहले कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड करिएगा। मतलब यहां पर सिंपल शब्दों में अगर हम लोग कहें या बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे प्रिपेयर करने का काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। और दूसरी आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, इस पे हम लोग 3 से 4 क्लासेस करेंगे डिटेल में। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति मतलब भारत में जो भी मुद्रा का प्रभाव से नियंत्रित करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है। ओके, और मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, आरबीआई का है। करेंसी इशू करने का काम भी किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। जो भारत में करेंसी इशू की जा रही है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। क्लियर है ना मेरे भाई? ये तीसरा, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जब फंड की जरूरत होती है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स की बात आती, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, वो सारे काम कौन देखता है? यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकर टू दी गवर्नमेंट भी है, बैंकर टू दी गवर्नमेंट भी, एंड बैंकर टू दी बैंक भी। बैंकों को भी लोन अवेलेबल कराता है, गवर्नमेंट को भी लोन अवेलेबल कराता है, हर तरीके से ये। और जो भारत में जितना भी विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है, उसका काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है।
इवन जो साख होता है, जो क्रेडिट होता है बाजार में, उसका नियंत्रण करने का काम भी इसी ही का है। मेरी आवाज क्लियर, साउंड आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा, एक बार बता दीजिए, यस और नो। ऑल ओके, ऑल ओके, बहुत बढ़िया। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या? अंतिम ऋणदाता। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब कुछ इस प्रकार है कि आशीष गौतम है, वक्त था दोस्त फरवरी का माह था, फरवरी के माह में ये बैठे हुए थे, इनको पैसे की जरूरत थी, ठीक है। अब ये कहाँ जाते हैं, अपने भाई के पास गए, ए भाई सुन के कुछ पैसे देना। भाई फरवरी का महीना था, वैलेंटाइन डे था, ठीक है, और घूमने के लिए जाना था। आशीष भाई के पास पैसे नहीं थे तो छोटे भाई के पास गए, छोटे भाई के पास भी पैसे नहीं थे, बहन के पास गए, बड़ी बहनों के पास, दोनों ने धुतकार के भगा दिया। कहा बस, हैं? हर बार आ जाता, हर साल आया था, पिछली साल के तो दिए नहीं, भगा दिया मेरे भाई। भाई ने धोखा दिया, बहन ने धोखा दिया। दोस्त के पास पहुंचे, मैंने कहा दोस्त दोस्त सुनो ना, कुछ पैसे दो ना। कह रहे दोस्त दोस्त ना रहा भाई, हमारा भी 14 फेब, तुम्हारा भी 14 फेब, अब तुम अपना मनाओ, हम अपना मनाएंगे, ठीक है। तो मतलब दोस्त ने भी धोखा दे दिया। माँ के पास पहुंचे, महा भाई आशीष महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, तेरे पापा जो लाते हैं उसमें कुछ बच नहीं रहा है। फिर मैंने माँ थैंक यू, बस ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर बेटा पापा के पास पहुंचो, भाई पापा ने देखा और पापा ने तुरंत निकाले नोट, और भाई मुझसे 500 का नोट देके कहा, बर्ड जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। मैंने क्या हुआ पापा? कह रहे जिस दर्द से तू गुजर रहा उस दर्द से मैं भी गुजरा हूं बेटे, भाई तू टेंशन मत ले, मैं समझ रहा हूँ तेरे दर्द को, ओके। तो मेरे दोस्त उन्होंने 500 का नोट निकाला। तो मेरे लिए मेरे फादर कौन है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ओके। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मुझे इधर से धोखा मिला, इधर से धोखा मिला, इधर से धोखा मिला, इधर से धोखा मिला, इधर से धोखा मिला। मेरे भाई फंडिंग तो हम ही करते हैं ना, जो पॉलिटिकल पार्टी कह रहा हूँ, जो दूसरी पार्टी है वो तो मेरे भाई फंडिंग नहीं करती, तो फंडिंग तो हम ही को करनी पड़ती तुम्हारे भाई को। तो ऐसे में यहाँ पर पापा से फंडिंग ली मेरे दोस्त, और 500 रुपए जुटाए और दोस्त घूम कर आए। अदरवाइज मेरे लिए तो कोई बचा ही नहीं था मेरे भाई। समझ रहे हो? समझ में आया कि नहीं आई ये बताओ। भाई लास्ट रिजॉर्ट कैसे पता चलेगा बैंक में? अरे यार, इसके सवाल बिल्कुल ना साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं। ए भाई लैंड ऑफ फीलिंग को समझ, ठीक है। कैसे तुझे मैं प्रैक्टिकल करके बताऊं क्या, तभी मानेगा क्या कि कहीं से नहीं मिल रहा? भैया आरबीआई तो फिर बैठा हुआ है ना देने के लिए, ठीक है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, अंतिम ऋणदाता, LOLR की फुल फॉर्म आ सकती है आपके एग्जाम में। साख के नियंत्रण का काम करते हैं। जब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये? कोई दिक्कत यहां तक? एक बार और पढ़ लो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो मेरे दोस्त। सेकंड पॉइंट मतलब होता है करेंसी इशू करने का काम भी इसी का है। यू आर द बेस्ट टीचर, ओ माय गॉड, आज तो मतलब मुझे नींद नहीं आने वाली। कैन यू एक्सप्लेन मेकर ऑफ अ मॉनेटरी पॉलिसी? ओ माय गॉड, आई कांट एक्सप्लेन। आई हैव अ डेडिकेटेड 4 to 5 क्लास फॉर दिस टॉपिक, ओके। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब होता है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति जिसका उद्देश्य है मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करना, वो आरबीआई करता है, ओके। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? उमर भाई एक और बार समझा दूंगा, अभी रुक जाओ, तसल्ली कर लो, ठीक है। अब मैं एक और स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, दूसरी स्लाइड लगा रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना, मैं एक और स्लाइड लगा रहा हूँ।
दोस्तों ये जो BSBD अकाउंट आपको दिख रहा है ना सामने, जो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना नहीं है, इसमें जो अकाउंट ओपन किया था ये BSBD अकाउंट ही होता है। असल मायनों में 2015 में एक अकाउंट शुरू हुआ था, 2005 में, इसका नाम था नो फ्रिल अकाउंट। ये जीरो बैलेंस अकाउंट था। 2012 में इसको रीनेम कर दिया गया BSBD अकाउंट के तौर पर। नो फ्रिल अकाउंट था, इसको BSBD बना दिया गया, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। और फिर 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना से इसे लिंक कर दिया गया। इसको जरा पढ़िए, 5 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूँ, 3:05-6 में मैं आपको मिलूंगा, ठीक है। और इसको पढ़कर रखिए, इसको डिकोड करके रखिएगा प्लीज, इसको डिकोड करके रखिएगा, ओके। मिलता हूँ 5 मिनट का ब्रेक है, फिर इसे नॉन स्टॉप पढ़ते हैं हम लोग।
भाई समझ में आए क्या है बीएसबीडीए का फंडा? यस बॉस कार्तिक, बिल्कुल बिल्कुल कंप्लाई करने पड़ते हैं। और बाकी ये होता है कि बैंक क्या करते हैं, लुभावने ऑफर भी देते हैं। जैसे अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। पेमेंट बैंक में जाएंगे, वहाँ इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा है। सेविंग बैंक अकाउंट पर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में बोलते 7-7% तक ब्याज दे रहे, 7-7% तक ब्याज दे रहे, सोच रहे हो जो एफडी में मिलता है। तो ये लुभाने के लिए दोस्त भाई ये हो सकती हैं चीजें, रहती हैं, ओके, कस्टमर के लिए। अब जरा समझो, यहां पर बात आगे बढ़ाते हैं। बीएसबीडीए क्या है? बीएसबीडीए समझो, नो फ्रिल मतलब यहां पर यह है कि एक ऐसा अकाउंट जो कि उस वर्ग के लिए है जो वर्ग जीरो, जिनकी अर्निंग थोड़ी कम है, अब वो मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन कर सकते हैं, तो जीरो बैलेंस एक अकाउंट ओपन किया गया था, नो फ्रिल अकाउंट। नो फ्रिल अकाउंट शुरुआत में तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जा रहा था जैसे कि किसी के पास भाई आईडी कार्ड नहीं है। अब किसी का, जैसे मैं अपना बताता हूं तुम्हें, आई एम बेसिकली फ्रॉम आगरा, ओके, मैं आगरा से हूँ। अब मुझे ना एक अकाउंट ओपन कराना था, ये बात थी जब मैं 18 वर्ष का हुआ था। 18 वर्ष आज से अगर आप 10 साल पहले चले जाएंगे तो फिर आप मानकर चलिए 2011 की बात है, क्योंकि 17 की उम्र में मैंने अपना 12th कंप्लीट किया 2010 में, 18 मेरे दोस्त 2011 में हो गया। अब जब मैंने 18 साल का हुआ तो मैं सोचा यार मैं अपना अकाउंट ओपन कराऊं, कैसा अकाउंट ओपन कराऊं। तो मैंने बैंक में जाना हुआ, सामने मेरे, जहां मैं रहता था आगरा में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिला अस्पताल, उसके सामने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हुआ करता था। अब ओबीसी नहीं, अब तो ओबीसी मर्ज हो गया है। तो ओबीसी बैंक हुआ करता था, उसमें मैं गया, उसमें अकाउंट ओपन कराने के लिए मैंने कहा सर मेरे को अकाउंट ओपन कराना। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो अकाउंट ओपन नहीं होगा, आपके पास कोई ना कोई आईडी एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। तो मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं ऐसा आईडी और एड्रेस प्रूफ। तो उन्होंने मेरे से कहा देखिए ये कुछ चीजें हैं, अगर आप ये चीजें अगर फर्निश कर, मतलब हमारे को दे देते हैं तो हम फिर आपका अकाउंट ओपन करा देंगे। तो मैंने कहा वो क्या? कह रहे किसी गैजेटेड ऑफिसर से आप लिखवा लीजिए कि आप का नाम ये है, आपके फादर का नाम ये आशीष गौतम, सन ऑफ मिस्टर राम कुमार गौतम, सेकंड/4 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छिपीटोला आगरा 282001। ये पिन कोड हो गया मेरे भाई। उसमें मेरे एक व्हाइट पेपर पे, जो डॉक्टर का वो होता है लेटर पैड होता है, उस पर लिखवा लिया मैंने ये। और मैंने अपना फोटो लगवा लिया साइड में, और उसको ऊपर डॉक्टर की मोहर लगवा ली, डॉक्टर ने साइन कर दिया। तो ये मेरे लिए एक एक टेम्परेरी डॉक्यूमेंट हो गया, जो कि मैंने वहां पर जाकर दे दिया। मैंने अप्लाई कर दिया था अपने लिए पैन कार्ड के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, लेकिन हाँ मैंने क्या किया है कि ये जो चीजें थी मैंने उनको दे दी और उन्होंने मेरा अकाउंट ओपन कर दिया। यही हुआ था नोफ्रिल अकाउंट में। सर आपने अपना एड्रेस बता दिया बेटा, ये पहले जहाँ रहते थे वहां, पिताजी रिटायर्ड हो चुके हैं, हम लोग वो घर छोड़ चुके हैं, ठीक है, सरकारी आवास में हम लोग नहीं रहते हैं। ये भाई सच में 28 है, तुम लोग नहीं, असल में मेरी जिंदगी में मेरे ऊपर जिम्मेदारियां इतनी आई ना कि ये उम्र ना, उम्र से ज्यादा लगने लगी है। आई विल ट्राई कि मैं स्वीट 16 लगूं, बट हो नहीं पाता मेरे भाई। ठीक है, मुद्दे की बात पे आ जाओ। अब नो फ्रिल अकाउंट का मतलब समझे, वो जो मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन कर सकते थे, वो मिनिमम बैलेंस मेरे भाई मेंटेन नहीं कर सकते, उनके लिए नो फ्रिल अकाउंट आया। फिर नो फ्रिल अकाउंट को यार इसका नाम बदलकर एक रख दिया कि यार इससे थोड़ा लगता है यार कि मतलब ये उनके लिए जो गरीब है ऐसे उन नहीं। फिर इसके नाम बदल दिया बीएसबीडी अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ओके, बीएसबीडी, ये जरूर याद रखिएगा, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ओके। इस अकाउंट में एक साल में मैक्सिमम 1 लाख रुपए जमा हो सकते हैं, 1 लाख रुपए, मैक्सिमम 1 लाख रुपए। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरे साल में, मेरा बीएसपीडी अकाउंट है भाई, जो कि मैं आपसे क्या छुपाऊं, मैं एक बेसिक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट मैंने ओपन कर रखा है। और उसमें मेरी लिमिट 1 लाख रुपए की है। मैंने अगर आज 10,000 जमा कर दी तो मैं अब 90,000 कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। अगर मेरी 80,000 और जमा कर दिए, 10,000 और बाकी रह गए, 10,000 और जमा कर दिए, तो मैंने अगर 3 महीने में 1 लाख की लिमिट क्रॉस कर दी, तो फिर उसके बाद मैं जमा नहीं कर सकता बीएसबीडीए में। 1 लाख मैक्सिमम एक साल में, टोटल 1 लाख ही, टोटल 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख।
1 लाख से ज्यादा आप नहीं कर सकते। आप निकालिए, करिए, उससे कोई मतलब नहीं। आपने जमा करने गए, आपने 10,000 कर दिया, फिर 90,000 की लिमिट बाकी, फिर 10,000 कर दिया, फिर 80,000 की लिमिट है, आपने 15,000 और कर दिया, 65,000 की लिमिट बाकी। ये इस तरीके से जो मैक्सिमम बैलेंस आपके अकाउंट में रहेगा वो 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी एक समय में। एट एनी टाइम मैक्सिमम बैलेंस 50,000 से ज्यादा नहीं होगा। एट एनी टाइम मैक्सिमम बैलेंस 50,000 से ज्यादा नहीं होगा। आया समझ में? मतलब आप अपने अकाउंट में जो पैसे रख सकते हो 50,000 से ज्यादा एक समय में नहीं होंगे। अभी जैसे कोई मेरे से पूछे तुम्हारे अकाउंट में कितने रुपए पड़े, मैं कहूंगा अभी मेरे अकाउंट में पड़े होंगे 25-30,000 रुपए। मैं मैक्सिमम बीडीए में कितने रख सकता हूँ? 50,000 रुपए। तब 1 लाख क्या है? अरे आरती, ये 1 लाख क्या है? 1 लाख का मतलब तेरी समझ में नहीं आता क्या? एक बार में 1 लाख ये है कि पूरे साल में, इन अ ईयर, एक साल में 1 लाख से ज्यादा जमा नहीं होंगे, लेकिन एक समय में 50,000 से ज्यादा तेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस 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 मतलब 50,000 से ऊपर नहीं देख पाऊंगा। हाँ, बैलेंस 50,000 से ज्यादा नहीं होगा। मेरे अकाउंट में 50,000 है, उससे ऊपर 50 लाख है। अच्छा, फिर क्यों पढ़ रहा है मेरे भाई? तेरे में 50 लाख है तो फिर है, एफडी करा, 5 7 35, 5 6 3 लाख रुपए सालाना उठा बैठ के आराम से। ये पॉइंट समझ में आ गए दोनों? टोटल जो बैलेंस होगा वो एक साल में कितना हो सकता है? 1 लाख रुपए से ज्यादा आप अकाउंट में जमा नहीं कर सकते, और एक समय में आपके अकाउंट में 50,000 से ज्यादा नहीं होंगे। 50,000 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है। टोटल डेबिट ऑफ बाय वे ऑफ कैश विड्रॉ, पैसे कितने निकाले जा सकते हैं चाहे विड्रॉल फॉर्म से, ट्रांसफर के माध्यम से? तो एक महीने में, 1 मंथ में मैक्सिमम जो विड्रॉ है वो 10,000 है, 10,000 है। एक महीने में जो मैक्सिमम विड्रॉ वो 10,000 है, और वो भी 4 बार में, 4 बार में। बताइए, क्लियर हुआ भाई? चार बार में ही विड्रॉ कर सकते हैं, अब इससे ज्यादा नहीं। फिफ्थ पॉइंट यहां पर कहना चाह रहा है कि जो ये अकाउंट है, इसमें दो प्रकार के अकाउंट है बीएसबीडीए में। बीएसबीडीए में भी दो प्रकार के अकाउंट है। एक स्मॉल अकाउंट जहां पर आपने केवाईसी डिटेल्स नहीं दी, एड्रेस प्रूफ वैलिड नहीं दिया, बट आपने ये बता दिया कि हमने अप्लाई कर दिया, वही मेरा वाला केस। और दूसरा नॉर्मल बीएसबीडीए जिसकी मैंने आपको डिटेल्स बता दी। ठीक है। अब जो नॉर्मल ये जो है आपका स्मॉल वाला है, इसके केस में क्या है कि ये बोला है कि रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड कैन नॉट बी क्रेडिटेड टू स्मॉल अकाउंट। तो बीएसबीडीए में स्मॉल अकाउंट है, उसमें रेमिटेंस, विदेशों से पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते। ओके, क्लियर है? विदाउट कंप्लीटिंग नॉर्मल केवाईसी फॉर्मेलिटीज। ओके, जो विदाउट, जो केवाईसी फॉर्मेलिटीज है, आपको एड्रेस प्रूफ देना, आईडी प्रूफ देना, अगर आपको उसने आपने उसको फॉलो नहीं किया है तो आपके स्मॉल अकाउंट में रेमिटेंस है वो क्रेडिट नहीं हो सकती है। स्मॉल अकाउंट वैलिड जो होता है 12 महीने के लिए होता है, और फिर 12 महीने के लिए और वैलिड हो सकता है अगर आपने ये बता दिया कि आपने अप्लाई करा है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के लिए। ओके, स्मॉल अकाउंट कैन ओनली बी ओपन इन सीबीएस लिंक्ड ब्रांचेस ऑफ बैंक। इसे थोड़ी देर के लिए भूल सकते हो, तो भूल जाना। सीबीएस जब मैं समझाऊंगा तब समझ में आएगा कि सीबीएस लिंक ब्रांच क्या होती है। सीबीएस की फुल फॉर्म है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, उसमें कोर की होती है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज बैंकिंग सॉल्यूशन। तो जो सीबीएस लिंक्ड ब्रांचेस है बैंक की, उसमें स्मॉल अकाउंट ओपन किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट का मतलब है कि आप अगर पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं, अगर आप पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 10,000 विड्रॉ होगा एक महीने में,
और वो भी 4 बार में। 2000 अब निकाल लो, 3000 अब निकाल लो, या एक बार में 10,000 निकाल लो, सीधी से फंडा है। या फिर ये है कि 2000 निकाल ली तो अब 7000 निकाल सकते हो, वो भी 3 बार में। आपने 2-2 हजार करके 8000 निकाल लिए, फिर अब आप निकाल नहीं पाओगे 4000, 4 बार की मैक्सिमम लिमिट क्रॉस हो गई। रेमिटेंस वही होगा ना जो बाहर से पैसा भेजा, हाँ रेमिटेंस वही होगा। केवाईसी वाला कितने टाइम के लिए वैलिड होता है? स्टार्टिंग में 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए स्मॉल अकाउंट, फिर 12 महीने के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। रेमिटेंस मतलब होता है जैसे हमारे भाई बंधु जो एनआरआई वगैरह विदेश चले गए, विदेशों से यहाँ पैसे ट्रांसफर करेंगे अपने परिवार को, कैसे करेंगे? अकाउंट टू अकाउंट ही तो करेंगे। अब कबूतर थोड़ी कबूतर में बांध के भेज देंगे। बैंकिंग टेक्नोलॉजी का पार्ट रिमूव हो गया है, ये एंड ये बीच में जुड़ते हैं। अब बीच में जुड़ने के बाद इनको हर चीज का आंसर चाहिए। संजय भैया पहला वाला पार्ट ना भयो भैया, ना दूसरा वाला भैरव, ये दूसरे वाले जो ना जाको रीनेम करा देंगे, इसका नाम हो जाएगा गवर्नमेंट स्कीम पार्ट 3। अगर हमने फुल अकाउंट केवाईसी से ओपन किया तो फिर क्या, फिर वैलिडिटी का मतलब ही क्या है? ये तो नॉर्मल चल रहा है भाई, नॉर्मल चल रहा है। स्मॉल अकाउंट के केस में कंडीशन है ना, जहाँ फुल केवाईसी नहीं है। आया समझ में? ए आया, आराम से पढ़ो, लोड नहीं लेने का भाई। फिफ्थ पॉइंट, 1 2 3 4 5, रेमिटेंस। विदेशों, अगर स्मॉल अकाउंट है तो उसमें विदेशों से पैसे ट्रांसफर जो रेमिटेंस वाले वो नहीं होंगे, ओके, विदाउट केवाईसी फॉर्मेलिटीज। क्या कोई पर्सन 1 लाख रुपए जमा कर दिया तो एक बार में उसके अकाउंट में 1 लाख बैलेंस होगा? वाह क्या बात है। ये 200 ml पानी आ सकता है इसमें, है 400 ml भर देंगे, फैलेगा नहीं। पूरे दिन में इसमें है ना 10,000 ml भी आ सकता है। 200 आया पी लिया, 200 आया पी लिया, 200 आया पी लिया, 200 आया पी लिया, 10,000 तक हो सकता है ना। एक बार में 10,000 आ जाएगा? क्या बात करते हो यार। मतलब मैं थोड़ा अटेला हूं, तुम मेरे जैसे बनते जा रहे हो यार। अरे बेटा, एक साल में मैक्सिमम 1 लाख डिपॉजिट हो सकता है इन अ ईयर, बट एट अ टाइम तो 50,000 से ज्यादा नहीं रख सकते ना आप अपने अकाउंट में। इसके हिंदी स्लाइड दे दूंगा, इसके हिंदी स्लाइड अवेलेबल नहीं है, इसके हिंदी स्लाइड दे दूंगा, डोंट वरी। बैंक में हूँ, रिकॉर्डेड क्लास ही देख पाते हो, डोंट वरी, रिकॉर्डेड देखो कैसे भी देखो, बट समझो, ठीक है? डाउट हो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं डांट भी रहा हूं तो भी पूछो, ठीक है? पूछो, ढीठ बन के पूछो, लेकिन आलतू फालतू सवाल चलो पूछ लेना, वो भी ठीक है, खुश रहो। डर लगता है ब्लॉक कर देंगे, अरे मैं कुछ ब्लॉक नहीं कर रहा, तुम लोगों ने भाई पैसे वैसे दिए हैं, मैं ब्लॉक करके जाऊंगा का कंपनी मुझे उठा के फेंक देगी। अब ऐसे कैसे तूने ब्लॉक कर दिया? ये तो अपने मेहमान है। ये समझ में आ गया बीएसबीडीए? पहले ये बताओ। ये सब पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। ये सब बदल गया, सब बदल गया भाई मेरे भाई। और ये 9.0 फुली अपडेटेड है, ये सब बदल गया है। ठीक है, अब जरा हम लोग कुछ पढ़ते हैं। एक चेक होता है, चेक, उसके केस में 3 पार्टी होती हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई और पे। ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पे। ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पे, कोई मुझे बता सकता है मेरे भाई इसका मतलब क्या है? ड्रॉयर, ड्रॉई और पे का एनी आइडिया? एक सेकंड बस, ड्रॉयर
ड्रॉयर बैंक होता है जो देता है वो पे ही, जो लेता है वो ड्रॉई, जो देता है वो पे ही, जो लेता है वो ड्रॉई। ओ माय गॉड, ड्रॉयर बैंक होता है, ड्रॉयर हु राइट चेक। ओके, वन ऑन टैप लाइसेंस बताना प्लीज। अभी रुक जा। डियर सेलेक्टेड इन एसबीआई जीए एक्स सर्विसमैन, थैंक यू। ओके मनोज भाई कांग्रेचुलेशन। पेई रिसीवर, ओके। ड्रॉयर मेकर ऑफ चेक, ड्रॉयर हु राइट चेक। ओके, ड्रॉयर जो चेक लिखता है, ड्रॉयर ड्रॉयर जो चेक रिसीव करता है, पे जिसे पे किया जाता है। पे एंड ड्रॉई अलग भी हो सकते हैं। वाह, ऐसा तूने भाई रायता फैलाया भाई सोनम बहन, मतलब मेरी दुनिया ही अलग कर दी। पे एंड ड्रॉई अलग भी हो सकते हैं, साथ भी हो सकते हैं। ड्रॉयर जो चेक लिखता है, ड्रॉयर जो चेक लिखता है, और पे जिसे पे किया जाता है। बहुत बढ़िया, ये सही बताया उसने, गलत नहीं बताया। ठीक है, हंसो नहीं, सही बताया उसने, गलत नहीं है। पे हु रिसीव चेक, ओके, पे हु रिसीव चेक, ड्रॉई हु पे बिल, ड्रॉई हु पे बिल। वाह वाह, अति सुंदर। पे जो पेमेंट प्राप्त करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट तनिक जरा मेरी कहानी को सुनिएगा, कहानी को सुनिएगा। दोस्त ये माँ है, ठीक है, ये उनका लाडला है, वन एंड ओनली आशीष गौतम। ओके, ठीक है, ये कौन है? ठीक है, ये भाभी नहीं मेरे भाई, ये बैंक में पीओ या क्लर्क आप में से ही कोई है। आरती, दीपक, अमर, सुरेंद्र, ठीक है, आप में से ही कोई है। मित्तल, सब में से आप में से कोई है। अब हुआ क्या कि मैं अभी गुड़गांव में हूँ, आगरा पहुंचा, तो माँ ने कहा कि आशीष पैसे वैसे कुछ नहीं है। मैंने कहा मेरे पास भी सैलरी नहीं मिली माँ, 20,000 रुपए थे, गुड़गांव गया, आने जाने में खर्च हो गए, वहां रुका उसमें खर्च हो गए। आप तो जानते हैं कितनी गरीबी के दौर से मैं गुजर रहा हूँ, कंपनी सैलरी नहीं बढ़ाती है मेरी। तो ऐसे करके मैं माँ को बताने लगा। फिर माँ ने मेरे को बोला कि ठीक है, एक काम कर, कुछ पैसे मेरे अकाउंट में रखे हैं, तू ना उन पैसों को निकाल ला। मैंने कहा अच्छा माँ ठीक है, निकाल लाता हूँ। तो माँ ने क्या किया, अपनी चेक बुक निकाली मेरे भाई, सुनिएगा ध्यान से। माँ ने अपनी चेक बुक निकाली और चेक बुक में फिल करके दिया, ये ले बेटा 20,000 रुपए में फिल कर दे रही हूँ, ये मैं उस पर साइन कर दे रही हूँ, ये डेट डाल दी, तू जब बैंक में लिया और इसका पैसा लिया। समझ में आया? अरे सुनो तो सही, ए भाई सुनो, सुनो यार, सुनती नहीं है तुम यार, सुनो सही। चेक किसने लिखा है? चेक किसने लिखा? माँ ने। हु इज द ऑनर ऑफ चेक? हु इज द ऑनर ऑफ चेक? अकाउंट किसका है? माँ का है। अकाउंट किसका है? माँ का, मम्मा का, ओके, मम्मी का। ठीक है, ये दोस्त किनका है? ऑनर ऑफ चेक कौन है? माँ है। तो जो ऑनर होगा वही आपका ड्रॉयर होगा, जो ऑनर होगा वही आपका ड्रॉयर होगा। समझ में? ऑलवेज, ऑलवेज जो लिखने वाला है, जो पत्र लिखने वाला है, वही मेरे भाई ड्रॉयर होगा। ओके, जो चेक लिखने वाला वही ड्रॉयर होगा। ऑनर ड्रॉयर, ऑनर इज इक्वल टू ड्रॉयर। ड्रॉयर, समझ में आया? आया? मम्मी इज अ ड्रॉयर। माँ ने मुझे चेक दिया, मैं यूं चेक हाथ में पकड़ा, यूं हाथ पे चेक पकड़ा, और मेरे भाई मैं चेक लेके बैंक में पहुंच रहा हूँ। हाय बैंक, होए बैंक, हाय बैंक, होए बैंक। मैं पहुंचा, ए भाई सुन ना। अब मैं बैंक में पहुंचा, तुम लोग बैठे थे, ए भाई भाई, ए भाई सुन ना, ए भाई सुन ना, ए भाई सुन ना, ए भाई सुन ना, मेरे को पैसे दे ना। वो कहता हाँ देता हूँ देता हूँ देता हूँ मेरे भाई। तो ये जो बैंक का पीओ क्लर्क है, उसने क्रॉस वेरीफाई किया, पीछे मेरा नाम लिखवाया, मेरे से साइन वाइन करवाए मेरे दोस्त, ठीक है, और मुझे उस चेक का पेमेंट दे दिया। किसको दिया? किसको दिया मेरे भाई?
किसको दिया? किसको? आप कौन? आप कौन? आप कौन? आशीष गौतम को दिया। जो चेक लेकर गया था उसको पेमेंट मिल गया, तो चेक का पेमेंट प्राप्त किसने किया? प्राप्तकर्ता कौन है? प्राप्तकर्ता कौन है? प्राप्तकर्ता कौन है? आशीष गौतम। सो गाइस, आशीष गौतम विल बी पे। यूं मत करना, पे मतलब पे करने वाला। अंग्रेजी को जो हिंदी में बनाते हो ना, पे ई, पे करने वाला, जो कर तुम जो दिमाग लगाते हो ना, पे ई जो साउंड आ रहा है, पे करने वाला, ऐसा नहीं है। पे मतलब प्राप्त करने वाला, ठीक है? वन हु रिसीव पेमेंट, ठीक है? ये मैं पता है तुम लोग यही सोच रहे थे, ठीक है? प्राप्त करने वाला, तो पे ऑलवेज बी रिसीवर, ओके? जो रिसीवर है ना, रिसीवर मेरे दोस्त, रिसीवर, रिसीवर ये पे ही होगा। क्लियर है? समझ में आया? वन हु मेक्स द पेमेंट, वन हु मेक्स द पेमेंट will always be ड्रॉई, will always be ड्रॉई। जो पेमेंट करेगा ड्रॉई, जो पेमेंट प्राप्त करेगा पे, जो चेक लिखेगा ऑनर, वो ड्रॉयर। आया समझ में? ये जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं ना, वो भी इस चैप्टर में उलझे रहते। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल पढ़ते थे, का होवे ड्रॉयर, का होवे ड्रॉई और का होवे पे। जय में दुनिया निकल गई, का होवे ड्रॉयर, का होवे ड्रॉई और का होवे पे। समझते समझते बता दो, गलत बोल रहा हूं तो मैं एक बात बता दो। ड्रॉई नहीं आया? अरे सुरेंद्र, ड्रॉई मतलब पेमेंट करने वाला। ड्रॉई मतलब पेमेंट करने वाला। पेमेंट कौन करेगा हमेशा? बैंक। इट मींस चेक के केस में हमेशा ड्रॉई कौन होगा? चेक के केस में हमेशा ड्रॉई कौन होगा? चेक के केस में हमेशा ड्रॉई कौन होगा? भाई बैंक ही तो होगा, नहीं होगा? बैंक के भाई चेक के केस में तो चेक का पेमेंट मिलता कहां है? सिर्फ एक ही जगह, बैंक में। भाई गए बैंक से तो कैश कराओगे, बैंक से तो कैश कराओगे, और कहीं से कैश करा लोगे? बताओ कहां से कराओगे? बैंक से तो कैश कराओगे। तो चेक के केस में जो ड्रॉई हमेशा होगा वो बैंक होगा ना, जो ऑनर होगा वो ड्रॉयर होगा, जो चेक का पेमेंट रिसीव करेगा वो पे ही होगा। यस और नो? मेरा सवाल है, जरा गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों। क्या ड्रॉयर एंड पे कैन बी अ सेम पर्सन? क्या ड्रॉयर एंड पे कैन बी अ सेम पर्सन? बताइए, ड्रॉयर एंड पे कैन बी अ सेम पर्सन? यस नो, यस नो, यस नो, यस नो। मैं पूछा, माँ पैसा नहीं है? मैंने कहा चल झूठे, पैसा नहीं है, शकल से ही तू लगता है झूठा मेरे को। नहीं मैं ऐसा नहीं बोलते, बच्चे बुरा मान जाएंगे। अरे नहीं देख, माँ सब जानती है। मैंने कहा अच्छा जानती, ठीक है। माँ को भरोसा नहीं था, चेक साइन किया और खुद ब खुद चली गई बैंक में, ठीक है? माँ खुद ब खुद बैंक में चली गई। ये तो केस नंबर 1 था। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या हुआ? माँ जिन्होंने लिखा चेक वो ड्रॉयर है, ड्रॉयर के साथ वही चेक का पेमेंट लेकर आई तो वो पे भी बन गई। और ड्रॉई यहाँ पर कौन है बेटा? वो बैंक है। समझ में आया? सेल्फ की चेक, सेल्फ चेक है तो। आया समझ में कि नहीं आया ये बताओ? कोई दिक्कत? वो लड़की सही बोली थी, सब हंस रहे थे। वही तो मैंने बोला कि वो लड़की ने सही बोला था सर उसने, लेकिन सब हंसने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगा आशीष गौतम ने पढ़ लिया तो वो गलत है, होगा। सही बात है। तो भाई ऐसा नहीं खेलो, ब्लाइंड नहीं खेलते। वो बच्ची सही थी। सर रिकॉर्डिंग कैसे देखें क्लास की? जैसे लाइव देखते हो वैसे रिकॉर्डिंग देखो। ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग टर्मिनोलॉजी।
हो सकता है कल ही मैं बैंकिंग टर्मिनोलॉजी की क्लास लूँ, कल ही, क्योंकि मुझे बैंकिंग टर्मिनोलॉजी दोस्त ये अपनी जो ये 2 पार्ट लिखा रहा है, ये आज गवर्नमेंट स्कीम में कन्वर्ट हो गया है, गवर्नमेंट स्कीम पार्ट 3 हो जाएगा। बीटी का जो होगा, बीटी की पहली और दूसरी क्लास उसे मैं कल ले सकता हूँ, ठीक है? मैं आपको ये कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, बट ये नहीं कर रहा, कमिटमेंट नहीं कर रहा, बट हो सकती है कल क्लास, बता दूंगा उससे पहले। क्लियर है? चलिए, राधे राधे दोस्तों, पढ़िएगा, नहीं समझ में आया तो फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, राधे राधे।